हेलो एवरीवन, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये टॉपिक अभी सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर जब मध्य प्रदेश में स्पीच दे रहे थे तो वो बोले थे कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहिए। हमें हर वर्ग के साथ एक तरह का व्यवहार करना चाहिए। हमें धर्म के आधार पर डिफरेंसेज नहीं रखना चाहिए। तो आज हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, ये अभी तक क्यों नहीं लागू हुआ है, ये इसको लागू करने के बाद क्या इसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स है, इसको लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टेटमेंट है, इस पे लॉ कमीशन क्या बोला है। ये सारा कुछ हम लोग इसमें डिटेल में देखेंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर के बोलने से पहले कुछ दिन पहले 22 लॉ कमीशन, हमारा जो 22वां लॉ कमीशन था विधि आयोग, वो बोला था, वो 14 जून को सभी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से और पब्लिक से यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अपना व्यू मांगा था। जो 22 लॉ कमीशन है वो 1 महीने का टाइम दिए हैं कि 1 महीने के अंदर में सारे जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि हमारा हिंदू महासभा हुआ या और भी जैसे AIMPL भी हुआ, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हुए, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, सिख ऑर्गेनाइजेशन, सभी से बोला कि आप अपना व्यूज दीजिए कि रिलीजियस ऑर्गेनाइज की इसमें क्या होना चाहिए, कैसे लाना चाहिए। ये सारा कुछ अभी हाल ही में 22वां जो कानून विधि आयोग जो था वो सभी से अपना व्यूज मांगा था। तो हम लोग आज ये सारा कुछ डिटेल में देखेंगे कि अचानक से ऐसा क्यों, यूनिफॉर्म सिविल कोड अचानक से इतना न्यूज में क्यों आ गया और इसके पीछे क्या रीजन है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है, कॉमन कोड ऑफ पर्सनल लॉज। सारे रिलीजन के लिए, सारे रिलीजन का जो पर्सनल लॉज है, पर्सनल लॉज में क्या क्या आता है, पर्सनल लॉज क्या क्या आएगा, जैसे आपका मैरिज हुआ, डाइवोर्स हुआ, चाइल्ड कस्टडी हुआ, एलिमनी हुआ, इनहेरिटेंस हुआ, ये सारा कुछ क्या है, ये सब हमारा पर्सनल लॉ आता है, ये सब हमारा पर्सनल मैटर में आता है। जैसे हम किससे शादी करेंगे, क्या करेंगे, शादी हमारा पर्सनल है, हम डाइवोर्स लेंगे या क्या करेंगे, सारा कुछ हमारा पर्सनल है। तो ये सारा चाइल्ड का कस्टडी हो गया, एडॉप्टेशन हो गया, ये सारा कुछ हमारे पर्सनल मामले में आते हैं। तो ये सब जो है वो अलग अलग धर्म में अलग अलग नियम है, अलग अलग कानून है। जैसे अगर हिंदू मैरिज एक्ट तो देखें तो इसमें शादी के लिए बॉयज़ को 21 ईयर्स और गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स है। ये 18 ईयर्स को भी अभी 21 ईयर्स करने का बात चल रहा है कि 21 ईयर्स कर दिया जाए। तो इसी तरह अगर मुस्लिम्स लॉ में देखें तो ये लोग किसको मानते हैं, जैसे मुस्लिम्स में शरिया कानून को मानते हैं। तो इसके अनुसार गर्ल्स की शादी कब होना चाहिए, इनके अनुसार गर्ल्स जैसे ही पॉवर्टी में आती है, पॉवर्टी को यानी कि अराउंड 12 to 13 ईयर्स, 12 to 13 ईयर्स के एज में आती है तो वो शादी करने के लिए एप्लीकेबल हो जाती है। ये हुआ हमारा शादी का। अगर शादी का हम बात करें तो शादी जो भी है वो सबका अलग अलग, जैसे अगर हम हिंदू धर्म का बात करें तो हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है कि शादी जो है वो जन्म जन्म का साथ है। शादी एक बॉन्डेज है जो कि हर जन्म में हमारा बॉन्डेज होता है, जन्म जन्म का साथ। लेकिन वही अगर हम मुस्लिम का बात करें तो मुस्लिम्स में शादी इज एग्रीमेंट, वहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है और जैसे वो एग्रीमेंट कुछ पैसे देकर या इस तरह से होता है कि इतने पैसे के साथ ही एक करारनामा, जिसको कि हम लोग वहाँ पे जो शादी जब होता है और मुस्लिम्स धर्म में, इस्लाम में, तो उसको बोला जाता है करारनामा, कि करारनामा किया जा रहा है। और इसी कारण उन लोग में डाइवोर्स जो तलाक जो है वो इजीली हो जाता है, करारनामा को तोड़ दिया गया, करारनामा खत्म कर दिया गया तो डाइवोर्स हो गया। इस तरह से वही हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है तो जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू डाइवोर्स को लाया गया। उसी तरह अगर हम चाइल्ड कस्टडी का देखें तो हर एक में अलग अलग नियम कानून है जो किया गया, हर शादी हर धर्म का अपना अपना सारा कुछ है। तो इसी को देखते हुए सारे रिलीजन को एक मिलाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का बात किया जा रहा है कि सारे धर्मों को एक जगह पे लाया जाए, जैसे कि शादी, डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, ये सब एक साथ हो, इसमें कोई डिफरेंसेज ना लाया जाए। ये बात यहाँ पे किया जा रहा है। यूसीसी यही है कि सारे जो पर्सनल लॉ हैं उसको एक साथ ले जाए, हर धर्म में जो डिफरेंसेज हैं सबको खत्म करके एक साथ ले आया जाए, एक जगह पे ले आया जाए। ये यूसीसी इसके बारे में बोलता है। अब यूसीसी का बात करें तो यूसीसी ऐसा नहीं है कि अभी इतना कुछ हंगामा कर रहे हैं या ये नया है। यूसीसी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 44 पार्ट 4 जो हमारा डीपीएसपी है, डीपीएसपी में ऑलरेडी मेंशन किया गया, लेकिन उस समय इसको छोड़ दिया गया था, इस पर कोई कानून नहीं बनाया गया था। उस समय भी इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट चला था
और डिबेट जो है वो 5:4 के रेशियो में रहा था, और इस पर बोला कि इसको अभी रहने दिया जाए और इस पे जरूरत के हिसाब से पार्लियामेंट कानून बनाएगी। इसे पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया गया कि पार्लियामेंट इस पे कानून बनाएगा, और जब ऐसा लगेगा देश को की जरूरत है यूसीसी का, तो उसमें इसको लिया जाएगा। क्योंकि डीपीएसपी क्या है हमारा, डीपीएसपी एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। डीपीएसपी इन्फोर्सिएबल नहीं है, ये कहीं ये जस्टिसिएबल नहीं है। हम डीपीएसपी के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हैं। तो यही यहाँ पे है कि सिक्योर सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सबका सिक्योर किया जाएगा, हर एक सिटीजन का, और सबको बराबर का हक दिया जाएगा, ऐसा इसमें किया हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत पहले से बोलते आ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक क्यों नहीं लागू हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इस पर बहुत बार स्टेटमेंट आया। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो यूसीसी को फेवर करता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप यूसीसी को लागू करो, ये ज़्यादा बेटर होगा, इससे ज़्यादा अच्छा होगा। सुप्रीम कोर्ट जैसे अभी हमारे देश में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे यूसीसी लागू है, वो है गोवा। तो सुप्रीम कोर्ट गोवा का एग्जांपल देके बोलता है कि वहाँ पे देखिए, वहाँ पे यूसीसी जो है वो कितना प्रॉपर वे में चल रहा है। सारे रिलीजन्स जो हैं वो वहाँ पे यूसीसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी के में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो आप गोवा मॉडल को पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे अभी अगर हम बात करें तो अभी यूसीसी के लिए उत्तराखंड एक कमिटी का गठन किया है, एक इसको स्टडी करने के लिए बोला है कि आप यूसीसी पे ड्राफ्ट तैयार करो। यूसीसी पे ड्राफ्ट तैयार करने के लिए उत्तराखंड एक कमिटी बनाया है, और उसके अनुसार वो इम्प्लीमेंट करने का बात बोल रहा है। जैसे कि हम अगर बात करें कि जो मुस्लिम गोवा में शादी किए हैं वो पॉलीगेमी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, मीन्स मल्टीपल शादी नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें तो शादी का तो मुस्लिम धर्म में बोला जाता है कि 3 से 4 शादी अलाउड है। तो अगर आप वहाँ पे हो, आप अगर गोवा में शादी किए हो तो आप पॉलीगेमी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे कि फेमस केस है इसके लिए शाह बानो और सरला मुदगल केस, इसमें भी यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने सुप्रीम कोर्ट बोला था। सुप्रीम कोर्ट बोला कि आप यूसीसी को इम्प्लीमेंट करो, यूसीसी बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। हमारा हिंदू लॉ जो है उसको कोडिफाई कर दिया गया 1956 में। हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू डाइवोर्स एक्ट है, ये सारा कुछ होता है हिंदू मैरिज इसको। लेकिन अभी तक मुस्लिम्स लॉ या क्रिश्चियंस लॉ को कोडिफाई नहीं किया गया, वो अपने अनुसार ही चलते हैं। जैसे कि अगर दूसरे धर्म के लोग से शादी करना है, अगर दूसरे धर्म के लोगों को शादी करना है, एक जैसे हिंदू कर्म, तो हम लोग किस में जाते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू शादी किया जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसमें भी बहुत सारा इशूज हैं। तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट भी बोला है कि आप यूसीसी को इम्प्लीमेंट करो, ये बहुत जरूरी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट बोला कि अभी फाउंडर्स जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो यूसीसी को आर्टिकल 44 में रखे हैं, लेकिन अभी तक स्टेट जो है वो इसको लागू नहीं किया है। अभी तक इसके रिगार्ड्स में कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसको लागू करने का अब टाइम आ गया है। सुप्रीम कोर्ट जैसे बंसीलाल पिटाटी जो केस था, पन्ना लाल बंसीलाल पिटाटी, उसमें ऑर्डर दिया था कि हमारे देश को एक यूनिफॉर्म लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो इतना जो काउंटर प्रोडक्टिव जो होता है उसको खत्म किया जा सके, और इससे यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। यार सबका लिए एक कानून रहेगा, शादी के लिए सबके शादी के लिए एक कानून रहेगा, तो कोई एक दूसरे को ये नहीं बोल सकता है कि वहाँ पे उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हम ज़्यादा बेटर वे में यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट का बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है कि आप यूसीसी को इम्प्लीमेंट करो। जैसे मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम जजमेंट ऑफ 1985, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोला था कि एक डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन जो है वो मेंटेनेंस के लिए डिमांड कर सकती है, और एपेक्स कोर्ट इसके लिए बोला कि अगर सीआरपीसी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में रहेगा तो वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। ऐसे क्या बात होता है, ऐसे जब मुस्लिम जो हैं वो जब तलाक देते हैं तो मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस नहीं मिल पाता है। वही हिंदू मैरिज एक्ट में जो तलाक में जो है उसमें मेंटेनेंस मिलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलता है। तो वही सुप्रीम कोर्ट बोला कि अगर हम यूसीसी को लागू कर देते हैं तो सबके लिए एक बराबर हो जाएगा और उनको भी सेम टू सेम मेंटेनेंस मिलेगा। कोर्ट जैसे और भी कब सरला मुदगल जजमेंट जो 1995 में हुआ, और पोलो
कौटिन्हो वर्सेस मारिया लुइजा केस जो हुआ 2019 में, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है कि हर चीज़ में यूसीसी को लागू करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि हम हर रिलीजन के उनके अनुसार हमको देखना पड़ता है कि उनके एक्ट में, उनके धर्म में क्या है, उनके धार्मिक जो जिस एक्ट के अनुसार वो चल रहे हैं उनमें क्या है, और इस तरह से बायसनेस आ जाता है। और इस तरह से अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 14 जो है, इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, राइट टू इक्वलिटी। क्योंकि अगर कोई हिंदू, सपोज करो हिंदू और मुस्लिम शादी किए, तो अब ये क्या इम्प्लीमेंट, कहाँ पे जाएंगे, कौन से एक्ट को ये फॉलो करेंगे, हिंदू एक्ट को या मुस्लिम एक्ट को? तो इस तरह से भी इशू हो सकता है। अगर ये स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी तो कर रहे हैं, लेकिन इनका इशू तो हो सकता है ना, अगर ये मुस्लिम वुमेन है वो बोले कि हम मुस्लिम धर्म के अनुसार चलेंगे, हिंदू अगर है तो हिंदू बोलेगा, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए यूसीसी को लागू करना बहुत ज़रूरी हो गया। जैसे अगर हम शादी का बात करें तो मुस्लिम्स बोलते हैं AI, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है AIMPLB, ये बोलता है कि हम शरिया को मानेंगे, शरिया कानून ही सबसे ऊपर है, इसी को हम मानेंगे। और ये बोलते हैं कि शादी करने के लिए 21 ईयर्स या 18 ईयर्स को हम फॉलो नहीं करेंगे। तो अब इसमें, और वही हिंदू मैरिज एक्ट में क्या किया गया है, 18 ईयर्स से नीचे को शादी नहीं करना। तो इस तरह से बहुत सारा इशूज हैं जो आ जाता है। लेकिन अभी भी जैसे हमारे यहाँ CRPC और IPC में किया हुआ है कि आप 18 ईयर्स से कम से शादी नहीं कर सकते हो, तो इनको यहाँ पे तो ये फॉलो कर ही रहे हैं। तो इनको यहाँ पे अगर यूसीसी में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए अभी बोला जा रहा है कि यूसीसी को लागू करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लॉ कमीशन का बात करें तो 2016 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो था वो लॉ कमीशन से इसके पे सजेशन मांगा था कि यूसीसी के बारे में आपका क्या विचार है। तो उस समय लॉ कमीशन जो था वो 185 पेज का अपना कंसल्टेशन पेपर सबमिट किया था, किस पे, फैमिली लॉ के रिफॉर्म पे। और पेपर में ये बोला गया था कि अभी हमारे देश में इसकी ज़रूरत नहीं है। उस समय यूसीसी के बारे में लॉ कमीशन बोला कि अभी ना तो इसकी ज़रूरत है ना ही डिजायरेबल है इस स्टेज पे, क्योंकि बोला कि बिना यूसीसी के ही, बिना यूसीसी लागू किए ही, मतलब कि बिना यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए ही हमारे देश के लगभग हर रिलीजन जो है वो एक ही तरह के कानून को फॉलो करते हैं, सब लगभग प्रॉपर वे में चल रहे हैं, एक ही तरह से चल रहे हैं। तो इसीलिए इसको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेज जो है उसको अगर ख़त्म करना है तो पार्टिकुलर रिलीजन और उसके पर्सनल लॉज को स्टडी करके उसको अमेंड करने की ज़रूरत है। लेकिन आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाएं। इससे क्या होगा कि कंट्री में क्या है, जो स्टेबल युग है वो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, रॉयट हो सकता है, बहुत लोग अगेंस्ट बोल सकते हैं। इस तरह से ये बोला गया। और हमारे देश में इतना ज़्यादा कल्चर, इतना ज़्यादा ट्रेडिशंस और कस्टम्स है, इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि आप एक कानून से सबको नहीं चला सकते हो, एक कानून के अंदर में सबको नहीं ला सकते हो। ये लॉ कमीशन का व्यूज था 2018 में। लेकिन अभी अचानक से लॉ कमीशन जो है 2023 में अचानक से लॉ कमीशन एक महीना पहले 14 जून को एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया, और इसमें सभी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक से ओपन प्लेटफॉर्म पे व्यू मांगा गया है कि आप यूसीसी के बारे में अपना व्यूज दो कि क्या यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया, क्या यूसीसी को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे बातें चल रहा है। कमीशन जो था उसमें बहुत सारा मेजर सजेस्ट किया था मैरिज और डाइवोर्स में, जो कि हर पर्सनल लॉज में यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड हो। ये बोला कि आप जो पार्टिकुलर रिलीजन के कुछ जो पर्सनल लॉज हैं उनको आप अमेंड करो, डाइवोर्स से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो। और इस तरह से जो अमेंडमेंट होगा वो जैसे कि मैरिजेबल एज बॉयज और गर्ल के लिए 18 ईयर्स, जो कि सभी में लगभग इक्वल है, सभी धर्म इसको मानते हैं। अगर हम बात करें मुस्लिम धर्म में मे भी वो बोलते हैं हम शरिया को मानते हैं, बट वो लॉ ऑफ द लैंड तो मानते हैं ना। तो इंडिया के कानून में क्या है, 18 ईयर से कम में अगर आप शादी करोगे तो वो नाबालिग होंगे, और उससे अगर आप शादी करते हो तो आपके ऊपर पॉस्को एक्ट के अंदर में आप जेल जा सकते हो। एक हमारे यहाँ अलग कानून है पॉस्को एक्ट, जो पॉस्को एक्ट जो है वो सब पे एप्लीकेबल होता है, ये किसी धर्म को नहीं देखता है। तो लगभग सबको 18 ईयर्स मानना पड़ता है, 18 ईयर्स। तो इस तरह से एडल्ट्री जो है उसको ग्राउंड फॉर डाइवोर्स मैन एंड वुमेन, और डाइवोर्स प्रोसीजर को जो है वो सिंपल कर दो आप। अभी डाइवोर्स प्रोसीजर बहुत लंबा है। जैसे अभी क्या होता है, अगर आप फैमिली कोर्ट में जाओगे तो आपको पहले 6 महीने का बफर पीरियड दिया जाता है, आप 6 महीने तक एक दूसरे के साथ रहने का प्रयास करो, अगर आप रह पाते हो तो अच्छा। इस तरह से बहुत कुछ देखा जाता है। तो इसीलिए बोला गया कि ये
हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि लोग इजीली डाइवोर्स ले सकें और एडल्ट्री को जो है उसको ग्राउंड बनाओ डाइवोर्स का। अभी एडल्ट्री जो है वो डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं, एडल्ट्री का मतलब होता है जैसे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से सब कर रहा है या कुछ और कर रहा है, तो इस तरह से इसको और ज़्यादा सिंपल बना दिया जाए। और इसको क्या बोला गया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है इसको टैक्स एग्जेम्प्टेड एंटिटी से एबोलिश कर दो। और जैसे अभी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है उनको टैक्स ज़्यादा नहीं ये सब में देना पड़ता, तो उनको इससे एबोलिश कर दो और उनको एक अलग एंटिटी की तरह ट्रीट मत करो। ये सारा कुछ लॉ कमीशन का सजेशन था। तो अगर हम बात करें लॉ कमीशन और अगर हम यूसीसी का बात करते हैं, अगर हम यूसीसी का डिटेल में देखें तो यहाँ पे क्या देखें, जैसे अभी गवर्नमेंट जो है वो यूसीसी को लाने का प्लान कर रहा है। कुछ पार्टी, कुछ लोग इसको बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। बट ऐसा नहीं है, यूसीसी जो है वो बहुत पहले से गवर्नमेंट भी चाहता है लाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट तो बहुत पहले से बोल रहा है कि यूसीसी को लाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा अगर यूसीसी आया जाएगा तो जो हमारे कोर्ट जो है कोर्ट पे इसका कम प्रेशर पड़ेगा, कोर्ट पे जो बर्डन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट को अलग अलग कानून के हिसाब से अलग अलग एक्ट के हिसाब से सारा कुछ नहीं देखना पड़ेगा और इसको यूनिफॉर्मली सबको ट्रीट करेगा। तो इससे जो जजमेंट का जो प्रोसीजर जो है वो फास्ट हो जाएगा, जजमेंट का प्रोसीजर फास्ट हो जाएगा। और अगर कोई दो धर्म वाले लोग आपस में शादी करते हैं तो इससे क्या होगा, अनइक्वलिटी जो है वो और कम हो जाएगा, अनइक्वलिटी भी कम होगा। तो ये सारा कुछ यहाँ पे बात किया जा रहा है यूसीसी को लाने के लिए। अगर हम यूसीसी के क्यों जरूरी है हमारे यहाँ यूसीसी क्यों लाना चाहिए, अगर इस पे बात करें तो नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेकुलरिज्म। जैसे अगर हम बात करें तो यूसीसी आ जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो सबके लिए एक कानून रहेगा। तो इससे क्या होगा, एकता और भाईचारा जो है जो हमारे प्रीएम्बल में भी है, इंटेग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी, वो हमारा क्या है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, हम और ज़्यादा सेकुलर हो जाएंगे। क्योंकि इससे क्या होगा, एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी करना, तलाक लेना, ये सारा कुछ हमारे लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एक धर्म दूसरे धर्म के जो पर्सनल जो एक्ट सब है उसमें डिफरेंसेज नहीं रहेगा, सबको एक बराबर हो जाएगा। तो इससे हमारा जो सेकुलरिज्म का नेचर जो है वो और ज़्यादा ओपन हो जाएगा, इससे हम और ज़्यादा सेकुलर हो जाएंगे। दूसरा क्या है, जेंडर जस्टिस एंड इक्वलिटी, मेल और फीमेल को एक इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा हर जगह पे। अभी बहुत सारे हर धर्म में अलग अलग डिफरेंस है। जैसे अगर मुस्लिम धर्म का बात करें तो यहाँ पे शादी को एक करारनामा बोला जाता है, जस्ट एन एग्रीमेंट, नथिंग एल्स। उसी तरह दूसरे धर्म जो है, हिंदू धर्म में बोला जाता है ये जन्म जन्म का साथ है, और इसमें हिंदू धर्म में तलाक को एक टैबू के रूप में देखा जाता है कि अरे तलाक ले रहा है ऐसे वैसे। वही मुस्लिम धर्म में जैसे तलाक जो है वो कभी बहुत ईजी हो जाता है, जैसे हम लोग देखते हैं ट्रिपल तलाक, जिससे कि अभी हाल गवर्नमेंट जो है वो बैन किया है ट्रिपल तलाक को। तो ये सब जो डिमेरिट्स है ये सब खत्म हो जाएगा और सबके लिए एक कानून आ जाएगा, एक वे में सबके लिए हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, वुमेन्स को भी उतना ही पावर मिल जाएगा जितना मेंस को मिला है। और इससे क्या होगा, जेंडर जस्टिस, वुमेन्स के साथ हम लोग प्रॉपर, फीमेल के साथ हम लोग प्रॉपर जस्टिस कर सकते हैं, इक्वलिटी हो जाएगा। तो ये सारा। तीसरा क्या जो हम बोल रहे थे, सिंप्लीफिकेशन एंड रेशनलाइजेशन ऑफ द लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम का हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अभी क्या है, अलग अलग कानून को पढ़ना पड़ता है, अलग अलग फैमिली का जो एक्ट है, पर्सनल एक्ट है, सबको देखना पड़ता है कौन से धर्म में कैसा है। तो इससे क्या होता है, जुडिशियरी भी बहुत प्रभावित होता है, जुडिशियरी पे इसका बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है। तो ये सब इससे फायदा होगा। तीसरा क्या है, मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म ऑफ आउटडेटेड एंड रिग्रेसिव प्रैक्टिस। अब जो AIMPLV है, AIMPLV, ये AIMPLV एक्ट 1937 से चल रहा है। अब ये एक्ट कितना पुराना है, इस तरह से ये सरिया कानून को फॉलो करते हैं, इस तरह से चलते हैं, तो ये कितना पुराना कानून है। तो ये सब जो आउटडेटेड और रिग्रेसिव प्रैक्टिसेज है, जैसे आप जिसे जब पा रहे हो तलाक दे रहे हो, आप पोलीगेमी को फॉलो कर रहे हो, तो ये सब गलत है। तो ये जो आउटडेटेड और रिग्रेसिव प्रैक्टिसेज हैं ये सब को ख़त्म करना, समय के साथ बदलते रहना बहुत ज़रूरी होता है सोसाइटी में। तो इसीलिए मॉडर्नाइजेशन, अभी हम लोग 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, यहाँ पे बहुत कुछ सोसाइटी के अनुसार एक्ट को बदलना, जो 60s और 70s में, जो 30s 40s में जो कानून बना है वो उस समय के अनुसार बना है और उसी को हम अभी भी लेकर चल रहे हैं। तो अगर 40s के लोग जब नहीं हैं तो हम लोग 40s के कानून को लेकर क्यों चलें। समय के साथ कानून को बदलना बहुत जरूरी है, हर एक चीज़ बदलता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जब परिवर्तन है तो यहाँ पे भी परिवर्तन होना बहुत जरूरी है।
और इसीलिए ये सारा कुछ यहाँ पे ज़रूरी हो गया। लेकिन इसके साथ बहुत सारा चैलेंजेस भी है। यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना जितना बोला जा रहा है उतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और इसको टैकल करना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले क्या है, बहुत ज़्यादा पर्सनल लॉ डाइवर्स हैं और कस्टमरी प्रैक्टिसेज हैं। इवन कि हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में ही सब कुछ एक नहीं है। हिंदू धर्म में ही इतने सारे सेक्ट्स हैं जो अलग अलग फॉलो करते हैं। तो ये सारा जो डाइवर्स पर्सनल लॉ है, कस्टमरी प्रैक्टिसेज है, बहुत जगह पे क्या होता है कि शादी से पहले लिव इन में रह, बहुत जगह पे ऐसा होता है, कुछ ऐसे हमारे यहाँ ट्रेडिशंस हैं कि शादी के पहले लिव इन में रहते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। कहीं पे कुछ और है, कहीं पे कुछ और है। तो इंडिया इतना ज़्यादा डाइवर्स और इतना यहाँ पे कस्टम्स और ट्रेडिशन है कि सबको एक कानून के अंदर में लाना संभव नहीं है। एक कानून के अंदर आप सबको नहीं ला सकते हो, संभव नहीं। क्योंकि यहाँ पे जब आप लाने का प्रयास करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे फंडामेंटलिस्ट होंगे, रेडिकल्स होंगे जो इसको भड़काने का प्रयास करेंगे। और बहुत लोग, हम कोई भी नहीं चाहे कि हम अपने कस्टम ट्रेडिशन को छोड़ दें। ठीक है, मॉडर्नाइज होना ज़रूरी है, बट आप इस तरह से मॉडर्नाइज करो कि उनके कस्टम्स ट्रेडिशंस जो हैं वो भी कंटिन्यू रहे। तो ये इतना आसान नहीं होगा। रेजिस्टेंस फ्रॉम रिलीजियस एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स, जैसे अभी ही बहुत सारा रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गया है। माइनॉरिटी ग्रुप्स बोल रहे हैं कि हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जो रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स है वो भी बोल रहा है कि हमारे कस्टम एंड ट्रेडिशन को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट का एक चाल है कि सभी को, मेजोरिटी जो फॉलो कर रहा है उसी को सबको फॉलो करवाओ। ऑब्वियस सी बात, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस देश में 80% हिंदूज हैं, तो अगर कोई कॉमन कानून बनेगा तो उस पर हिंदूज का इम्पैक्ट ज़्यादा नजर आएगा, उस पर हिंदूज का इम्पैक्ट ज़्यादा दिखेगा। तो इसीलिए सारे जो रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स है वो इस पर रेजिस्टेंस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, कॉम्प्लेक्सिटी, आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हो। आप हर एक रिलीजन को प्रैक्टिकली आप अगर सोचो तो हर एक रिलीजन के जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशन है, मानने का तरीका अलग अलग है, उसको आप एक साथ नहीं ला सकते हो। इसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जो इतना आसानी से डील नहीं होगा। और सबसे जो बड़ी बात है वो पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस। आप में एक पॉलिटिकल विल होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप बहुत बड़ा चेंजेस लाने जा रहे हो। और दूसरा क्या है कि आप अकेले इसको नहीं कर सकते हो, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक कंसेंसस लाना होगा, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को इस पर एक होना होगा, तभी ये कुछ हो सकता है। ऐसे नहीं होगा, ऐसे आप बस इसमें अगर आप इस तरह से जब मन तब यूसीसी के बारे में चर्चा छेड़ दो, उस पर आप कंसल्टेंसी लाओ, ड्राफ्ट लाओ, तो इसे बस एक पॉलिटिकल स्टंट बोला जाएगा। आप में एक पॉलिटिकल बिल होना। अभी हमारे यहाँ जब से संविधान आया है तब से यूसीसी आर्टिकल 44 में पड़ा हुआ है, लेकिन इसे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। किसी में ऐसा पॉलिटिकल विल नहीं आया जो कि इसको इम्प्लीमेंट कर सके। कोई भी राजनीतिक पार्टी में ये हिम्मत नहीं दिखाया है कि इसको इम्प्लीमेंट कर सके, और न ही सारे पॉलिटिकल पार्टी में कंसेंसस आया। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? वोट बैंक। सबको लगता है कि अगर हम यूसीसी ले आएंगे तो ये अगेंस्ट माइनॉरिटीज हो जाएगा, कुछ रिलीजियस ग्रुप के अगेंस्ट हो जाएगा, और उससे हम अपना वोट खो देंगे। हो सकता है अगले बार हम गवर्नमेंट ना बना पाए। ये सारा, इसमें बहुत सारा ये इश्यूज को देखा जाता है। अगर हम यूसीसी का बात करें तो आगे क्या किया जाना चाहिए? यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक स्टेज पे आना चाहिए। सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कॉमन कंसेंसस आना चाहिए, उनको एक साथ बात करके कॉमन होना चाहिए कि हम लोग क्या करना है, वन प्लेटफॉर्म पे सबको आना होगा। जब तक सारे पॉलिटिकल पार्टी वन प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, यूसीसी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होने में इससे प्रॉब्लम होगा। दूसरा क्या है, आप इसको जल्दीबाजी में इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, बहुत सेंसिटिव मैटर है। इसमें आपको हर एक रिलीजियस कम्युनिटीज, हर एक लोगों से जो इम्पोर्टेंट्स हैं उनसे बात करना होगा, उनके व्यूज़ को समझना होगा, और इस तरह से इसको ड्राफ्ट करना होगा। आप इसको इतने हेस्ट में नहीं कर सकते हो कि तुरंत लाओ और तुरंत आप इसको इम्प्लीमेंट कर दो। इससे क्या होगा, अगर आप इसको हेस्ट में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया, जल्दीबाजी में किया गया, तो इससे हमारे देश में अशांति हो सकता है। अगर हम इसे इंटीग्रेशन और भाईचारा के लिए लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर इसे हम जल्दीबाजी में लाएं तो यही हम पे बैकफायर कर जाएगा।
और इससे क्या हो जाएगा, अशांति और ज़्यादा आपस में और ज़्यादा दुश्मनी हो जाएगा और लोग और ज़्यादा एक दूसरे को हीन भावना से देखने लगेंगे। तो ये सारा कुछ करने की ज़रूरत है। इसे हम लोग एक पॉलिटिकल स्टंट ना बनाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूसीसी जैसे सेंसिटिव टॉपिक को पॉलिटिकल स्टंट या वोट बैंक के रूप में यूज करने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जो हैं इसे वोट बैंक के रूप में यूज ना करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो और इसे एक सेंसिटिव मैटर मानते हुए वोट बैंक से ऊपर जाकर इस पे विचार करके सारे पॉलिटिकल पार्टी का इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी का एक डेलीगेशंस बनाना चाहिए, एक कमेटी बनाना चाहिए जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज हों। इसे सिर्फ आप जुडिशियरी के रूप में नहीं देख सकते हो। इस मैटर को आप सिर्फ जुडिशियरी के नज़रिए से मत देखो। इसे जुडिशियरी, पॉलिटिकली, कल्चरली, सोशियली, हर तरह से इसको देखने की ज़रूरत है कि इस पे पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कल्चरली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोशियली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें हर एक मिनिस्ट्री से, कल्चरल मिनिस्टर, आपको जो सारे जो ट्राइबल्स हैं, आपके ट्राइबल्स से कंसल्ट करो, जो जितने जो सेक्ट हैं, डिफरेंट सेक्ट्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, सबसे उनके कल्चर, उनके सोसाइटी, उनके ट्रेडिशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब कुछ देखते हुए, ये सबके साथ कंसल्टेशन के साथ हमें इस पे आगे बढ़ना होगा। और साथ ही साथ गोवा मॉडल को स्टडी कीजिए कि गोवा मॉडल का क्या है, कैसे सक्सेसफुल है। इसे अचानक से आप 1-2 महीने में बात करके इसको लाने का मतलब है कि ये हमारे ऊपर ही बैक फायर करेगा। तो इस तरह से इसको हम लोग आगे ले जा सकते हैं। तो ये था आपका यूसीसी, जिसे हम आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से हम समझा दिए हैं। इसमें सारा जो पर्सपेक्टिव था, क्यों इसे लाना ज़रूरी है, क्या इसका इम्पैक्ट है, ये सारा कुछ देखकर हम लोग इसको, अब यही इसका मेन मोटिव है यूसीसी को लाने का। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग फिर से देखेंगे कोई नया टॉपिक।